देखिए, ज्योग्राफिकल थॉट की इस वीडियो में हम लोग जो जर्मन ज्योग्राफर्स पढ़ रहे थे उसमें हम सेकंड नंबर पर आते हैं आपके कार्ल रिटर। ठीक है, तो अब हम कार्ल रिटर को पढ़ लेते हैं कि क्या कहते थे कार्ल रिटर। फिर हम लाइन बाय लाइन चलते हैं इसमें। ठीक है, आप पेन की टिप को फॉलो कीजिएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। कार्ल रिटर को हमबोल्ट के साथ वर्तमान वैज्ञानिक भूगोल का संस्थापक माना जाता था। क्या बात है इसमें? इसमें कहा जा रहा है कि कार्ल रिटर जो थे उनको हमबोल्ट के साथ ही साइंटिफिक ज्योग्राफी की जो एस्टेब्लिशमेंट की थी उसके लिए जाना जाता है। ठीक है, वह उद्देश्यवादी एवं ईश्वर में प्रबल विश्वास रखता था। देखिए, दोनों में ये चीज़ ना थोड़ा सा फर्क है। रिटर और हमबोल्ट जो थे उनमें ये फर्क माना जाता है कि रिटर उद्देश्यवादी थे। उद्देश्यवादी मतलब क्या होता है कि टेलियोलॉजिकल, थोड़ा सा दार्शनिक बातें करना। फिलोसफिकल बोलते हैं ना, ये तो दार्शनिक बातें करता है, फिलोसफिकल बातें करता है। तो रिटर जो थे वो उद्देश्यवादी थे। ठीक है, और ईश्वर में प्रबल विश्वास रखते थे कि हाँ गॉड होते हैं, उन्होंने नेचर क्रिएट किया है, इस तरीके से। ठीक है, उसे आर्म चेयर भूगोलवेता कहा जाता है। आर्म चेयर भूगोलवेता का मतलब क्या होता है कि चेयर पर बैठ करके ज्योग्राफी को डिफाइन करने वाला। ठीक है, मतलब कहीं जाना नहीं है। मतलब एक तरीके से हमबोल्ट और रिटर में क्या फ़र्क है? हमबोल्ट थे अन्वेक्षक। अन्वेक्षक मीन्स इन्वेंशन करने वाले, जगह जगह पर जाकर देखने वाले। हाँ, जबकि रिटर ऐसे नहीं थे जगह जगह पर जाने, वो क्या करते थे, आर्म चेयर पर बैठे और वहाँ से फिर अपने फिलोसफिकल इश्यूज दे रहे हैं। ठीक है, ये उन पर डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो इसलिए उन्हें आर्म चेयर भूगोलवेता कहा जाता है। रिटर ने विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के विचार को विकसित किया। तो याद रखिएगा, प्रकृति में एकता, यूनिटी इन नेचर किसका है? हमबोल्ट का है। लेकिन यूनिटी इन डाइवर्सिटी किसका है? कार्ल रिटर का है। ठीक है, रिटर ने भूगोल को अर्धकुंडे अर्थात भू विज्ञान माना। रिटर ने एक वर्ड दिया था, अर्धकुंडे। ठीक है, ये इनकी बुक का नाम भी है। इसका मतलब क्या होता है? भू विज्ञान। ठीक है, रिटर के भौगोलिक अध्ययन की पद्धति को निगमनात्मक पद्धति, डिडक्टिव मेथड कहा जाता है। यानी रिटर ने ज्योग्राफी की स्टडी में कौन सी मेथड यूज़ की थी? डिडक्टिव मेथड। ठीक है, और आपकी हमबोल्ट ने कौन सी यूज़ की थी? इंडक्टिव मेथड। ठीक है, ये दोनों में फ़र्क है। रिटर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम अर्धकुंडे एवं प्रादेशिक भूगोल है। तो जो अर्धकुंडे इनकी बुक का नाम है, ठीक है, वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है? मतलब क्या चीज़ बताई गई है उसमें? रीजनल ज्योग्राफी की स्टडी है। ठीक है, जिसे लैंडर कुंडे कहा गया है। देखिए, थोड़ा सा वर्ड अजीब है, अर्धकुंडे और लैंडर कुंडे। ठीक है, ये दोनों जर्मन वर्ड हैं। तो जो अर्धकुंडे है, ठीक है, वो उनकी बुक का नाम है। और जो लैंडर कुंडे है वो किससे रिलेटेड है? रीजनल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। यानी प्रादेशिक भूगोल को क्या कहा गया है? लैंडर कुंडे। ठीक है, और ये अर्धकुंडे इनकी एक बुक का नाम है। रिटर निश्चयवादी चिंतक था। जाहिर सी बात है, जब ईश्वर में प्रबल विश्वास रख रहे हैं तो निश्चयवादी हुए। निश्चयवादी मीन्स जो प्रकृति को ऊपर रखते हैं और मानव को नीचे। एम यह मानता था कि भौगोलिक विविधता के द्वारा ही ऐतिहासिक विविधता उत्पन्न होती है। यानी क्या बात कहते थे, क्या स्टेटमेंट है रिटर का? कि रिटर ये कहते थे कि भौगोलिक विविधता, जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, उसी की हेल्प से हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी डेवलप हुई है। ठीक है, कहने का मतलब है यानी हम लोग जो हिस्ट्री में जो भी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है हमें, कि हाँ हिस्ट्री में कभी ऐसा था वैसा, वो क्यों था? बिकॉज ऑफ देयर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो भौगोलिक विविधता के कारण ही ऐतिहासिक विविधता उत्पन्न होती है। ये बात किसने कही? रिटर ने कही थी। ठीक है, प्रादेशिक अध्ययन के लिए रिटर ने लैंडर कुंडे शब्द का प्रयोग किया। यानी जहां आप लैंडर कुंडे देखेंगे लिखा हुआ, समझ जाना कि रिटर का है। और दूसरी बात, प्रादेशिक भूगोल से रिलेटेड है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। रिटर को प्रादेशिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रादेशिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? रिटर को। मैं देखिए आपसे फिर कह रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। आपने वारेनियस में भी पढ़ा है प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, लेकिन वो प्रादेशिक भूगोल का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, ऐसे करके वहाँ कुछ लिखा था, देखना याद आएगा आपको अपने आप जब आप वारेनियस पढ़ोगे। रेनाइंसा पीरियड जो है, पुनर्जागरण काल जो है, उसमें वारेनियस ने भी कुछ प्रादेशिक भूगोल पर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, तो लैंडर कुंडे जहाँ मिल जाएगा वहाँ समझ जाना प्रादेशिक भूगोल की बात हो रही है। और प्रादेशिक भूगोल का जनक कैसे कहा जा रहा है? रिटर को। ठीक है, रिटर ने भौगोलिक अध्ययन के लिए कौन सी मेथड यूज़ की थी? एम्फेरिकल, अनुभवात्मक विधि, जो हम अनुभव करते हैं। कंपैरेटिव मेथड। ठीक है, उसने अपनी पुस्तक अर्धकुंडे का उपशीर्षक सामान्य तुलनात्मक जनरल कंपेटिटिव ज्योग्राफी रखा। यानी जो उनकी बुक थी कौन सी? अर्धकुंडे, उसका क्या हेडिंग थी? जनरल कंपैरेटिव जियोग्राफी। ठीक है, और इसमें देखिए रिटर के अनुसार पृथ्वी मनुष्य के लिए, मनुष्य पृथ्वी के लिए बना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। रिटर ने क्या स्टेटमेंट दिया है? हम्म, अच्छा सॉरी, अब ठीक आएगा। देखिए, मुझे पता नहीं था, यहाँ पर थे हम लोग ना।
रिटर ने भौगोलिक अध्ययन के लिए कौन सी मेथड दी? अनुभवात्मक, तुलनात्मक, ठीक है। और जनरल कंपैरेटिव ज्योग्राफी जो है इनकी बुक का शीर्षक है, कौन सी बुक का? जो अर्धकुंडे है, ठीक है। अर्धकुंडे जो बुक थी उसका क्या उपशीर्षक था? जनरल कंपैरेटिव ज्योग्राफी। रिटर का बहुत ज़्यादा फेमस एक स्टेटमेंट पूछ लेते हैं, क्या स्टेटमेंट है इनका? रिटर के अनुसार पृथ्वी मनुष्य के लिए एवं मनुष्य पृथ्वी के लिए बना है, यानी बोथ आर एक दूसरे के लिए दोनों के दोनों बने हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। पूछ लेते हैं कि किसने स्टेटमेंट दिया कि पृथ्वी मनुष्य के लिए और मनुष्य पृथ्वी के लिए बनी है? बाय कार्ल रिटर, ठीक है। दोनों की मृत्यु कब हुई ये कोई नहीं पूछता। हम्बोल्ट और रिटर में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं? देखिए, हम्बोल्ट और रिटर का इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस जोग्राफर रहे हैं। दोनों ही प्रकृति की एकता में विश्वास करते थे, ठीक है। प्रकृति में एकता, यूनिटी इन नेचर किसका है? अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट का है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी किसका है? कार्ल रिटर का है। लेकिन क्या बात है, दोनों ही प्रकृति में एकता में विश्वास रखते थे, ठीक है। इन दोनों विद्वानों ने भौगोलिक अध्ययन में इन दोनों विद्वानों हाँ, सेकंड पॉइंट देखिए। इन दोनों विद्वानों ने भौगोलिक अध्ययन में मानव के महत्व को स्वीकार किया। दोनों ही भौगोलिक अध्ययन में अनुभवक विधि का उपयोग किया। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड और थर्ड याद हो ना हो, फर्स्ट पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि दोनों ही प्रकृति की एकता में विश्वास रखते थे। लेकिन प्रकृति में एकता, यूनिटी इन नेचर हम्बोल्ट का है एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी कार्ल रिटर का है, भूलना नहीं है, ठीक है। हम्बोल्ट और रिटर में असमानता, अब जाहिर सी बात है दोनों की समानता पता चल गई। असमानता देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है दोनों की, ठीक है। पहली असमानता है इन दोनों की, हम्बोल्ट की शिक्षा प्राकृतिक विज्ञान में हुई थी, रिटर की शिक्षा दर्शन शास्त्र इतिहास में हुई थी। देखिए, हम्बोल्ट थे नेचुरल साइंस पढ़ने वाले, रिटर क्या थे? फिलोसफर थे, ठीक है। और इसी फिलोसफर की वजह से क्या होता है, देखिए जो फिलोसफर होते हैं ना वो एक जगह बैठ जाते हैं चेयर पे और फिर कहते हैं कि पृथ्वी ऐसी थी वैसी थी, मनुष्य पर ये प्रभाव पड़ा वो प्रभाव पड़ा। लेकिन जो नॉन फिलोसफर होते हैं जैसे अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, ये नॉन फिलोसफर थे, ये एक एक जगह जाकर देखते थे, रिसर्च करते थे, ठीक है। हम्बोल्ट क्या है? एक अन्वेक्षक थे। रिटर एक आर्म चेयर भूगोलवेता थे। आप अपने आप समझ गए होंगे सेकंड लाइन से कि हम्बोल्ट अन्वेक्षक थे, एक्सप्लोरर थे, जबकि रिटर एक आर्म चेयर भूगोलवेता थे। चेयर पर बैठना है और फिलोसफिकल इश्यूज देने हैं। हम्बोल्ट की विचारधारा पूर्णतः वैज्ञानिक थी तथा वह ईश्वर उद्देश्य में कोई विश्वास नहीं रखता था। रिटर के विचार ईश्वर उद्देश्यवादी थे। क्यों कहा गया है कि रिटर जो है वो पूर्णतः वैज्ञानिक थे? रिटर कभी ये नहीं मान काल जो हम्बोल्ट थे वो कभी ये नहीं मानते थे इस बात को कि मतलब ऐसा है वैसा है। वो ये कहते थे ठीक है, अगर नेचर एग्जिस्ट करता है तो हमें पर्सनली जाकर उस चीज़ पर रिसर्च करनी चाहिए, जानना चाहिए, साइंटिफिकली दिखा ना पूर्णतः वैज्ञानिक, साइंटिफिकली ऐसा क्यों है, इसीलिए वो पूरी तरह से विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। रिटर जो है वो पूरी तरीके से विश्वास रखते थे ईश्वर में, ठीक है। इसलिए उन्हें उद्देश्यवादी कहा गया कि हाँ नहीं, प्रभु हैं, भगवान है, उन्होंने बनाया है, ये चीज़ है। एक तरह से मान लीजिए रिटर जो है और हम्बोल्ट है, रिटर पूजा पाठ वाला मान लीजिए और हम्बोल्ट है वो नहीं थे, एक तरह से आप ये कह सकते हैं, ठीक है। हम्बोल्ट ने क्रमबद्ध भूगोल की रचना की, रिटर प्रादेशिक भूगोल के जनक थे। तो दोनों में क्या फ़र्क है? रिटर को प्रादेशिक भूगोल का जनक कहा जाता है, रीजनल ज्योग्राफी का, लेकिन हम्बोल्ट को सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का कहा जाता है, ठीक है। क्लियर? हम्बोल्ट ने अपने भौगोलिक अध्ययन में मानव को अन्य तत्वों के समान रखा, रिटर ने अपने भौगोलिक अध्ययन में मानव को केंद्रीय स्थान प्रदान किया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि दोनों में आप ये देखिए कि हम्बोल्ट जो है वो क्या है, मानव को मतलब सेंटर नहीं रखते थे, सब्जेक्टिव नहीं थी हम्बोल्ट की स्टडी, कैसी थी? ऑब्जेक्टिव स्टडी थी। जबकि रिटर की कैसी स्टडी है? सब्जेक्टिव स्टडी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मानव को केंद्र में रखने का मतलब होता है कि बस मानव ही है, उसी से जुड़ी हमें चीज़ें पढ़नी है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो हमारा केंद्र बिंदु होना चाहिए मानव। लेकिन हम्बोल्ट कहते हैं नहीं, केंद्र बिंदु नेचर है, हमें नेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, नेचर के अलग अलग पॉइंट्स क्या हैं, नेचर किस तरह से इफेक्ट कर रही है, अलग अलग जगह पर कैसी कैसी रिसर्च की जा सकती है। हम्बोल्ट इस तरीके थे। तो वो मानव को एक टूल मानते थे कि ठीक है टूल है स्टडी करने का। लेकिन रिटर क्या कहते थे, नहीं, मानव ही सब कुछ है, उसको उसको सेंटर पॉइंट पर रख के चलना है हमें, ठीक है। तो इस चीज़ से यहाँ ये कंफ्यूज नहीं होना आपको कि मानव की रिटर जो है वो पॉसिबलिस्ट हो गए, संभववादी हो गए, है ना। संभववादी मानव को ऊपर रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि रिटर संभववादी हो गए, रिटर थे तो आपके निश्चयवादी ही, डिटर्मिनिस्ट ही थे। लेकिन रिटर ने अपने केंद्र स्थान पर मानव को रखा है स्टडी के लिए, जबकि हम्बोल्ट ने अपने केंद्र स्थान पर मानव को ना रख करके अन्य तत्वों के रूप में रखा है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए दोनों ही जोग्राफर इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि हम्बोल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए या रिटर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है।
दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको इनके स्टेटमेंट्स याद रखने की रिटर ने कहा गया है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि पृथ्वी मनुष्य के लिए और मनुष्य पृथ्वी के लिए बना है, लिखा है ना, देखिए ये वाला रिटर के अनुसार पृथ्वी मनुष्य के लिए और मनुष्य पृथ्वी के लिए बना है। क्लियर। अब मैं आपको कुछ एक दो लाइन स्टेटमेंट रिटर की पढ़वा देता हूँ जो माजिद हुसैन की बुक है उससे, ठीक है, ताकि आपको वो स्टेटमेंट भी याद रहें। देखिए ये माजिद हुसैन की बुक है, ठीक है, बहुत अच्छे जोग्राफर हुए हैं माजिद हुसैन, तो उनकी किताब है ये। तो इसमें आप हम लोग देखते हैं कि मतलब किस तरीके से हमबोल्ट के और रिटर के कुछ स्पेशल डेफिनेशन हमें मिल जाएं। जैसे हम कार्ल रिटर की देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ से पढ़िए जहाँ पेन की टिप है मेरी। हमबोल्ट ने भी रिटर के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रेरणास्पद बताया। हमबोल्ट भी रिटर को सपोर्ट करते थे, ठीक है। उसके अड़कुंडे किसके, रिटर का है ना अड़कुंडे, उसके विषय में हमबोल्ट क्या लिखते हैं, उनका क्या स्टेटमेंट है हमबोल्ट का, उसमें परिकल्पनाओं से प्रेक्षण की ओर नहीं बल्कि प्रेक्षण से प्रेक्षण की ओर बढ़ा गया है। यानी वो क्या कह रहे हैं कि हाइपोथेसिस तो बना ली कार्ल रिटर ने बैठ करके, देखो एक तरीके से ना कार्ल रिटर को टोंट मारा जा रहा है। दोनों में फर्क समझिए कितना ध्यान से है। कार्ल रिटर को एक तरीके से क्या कही जा रही है बात यहाँ पे कि उसमें परिकल्पनाओं से प्रेक्षण की ओर नहीं बढ़े हुए, प्रेक्षण से प्रेक्षण की ओर बढ़ रहे हैं। जबकि क्या होता है, परिकल्पनाओं से प्रेक्षण की ओर बढ़ा जाता है कायदे में। परिकल्पनाएं बना लिया आपने माइंड में ऐसा होता है, तो आप उसको प्रूव करेंगे ना मेथोडोलॉजी से, साइंटिफिक मेथड से, ठीक है। वो तो नहीं है, ऐसा कौन कहते हैं, हमबोल्ट कहते हैं कि ऐसा तो नहीं किया रिटर ने कि परिकल्पनाओं से प्रेक्षण की ओर गए। वो क्या है, प्रेक्षण से प्रेक्षण की ओर चलते गए। तो ये बात हमबोल्ट कहते हैं किसके बारे में, रिटर के बारे में कहते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि अड़गुंडे के विषय में ये स्टेटमेंट किसने दिया है। तो आप कार्ल रिटर टिक मत करें आना, आप ध्यान रखना कि हमबोल्ट ने लिखी थी ये बात किसके लिए, कार्ल रिटर के लिए। और रिटर की इस विषय में स्वयं की यह राय थी कि रिटर अपनी बात को क्या बोलते हैं, हमें पृथ्वी के नियमों के बारे में खुद पृथ्वी से पूछताछ करनी चाहिए। देखिए कितना अच्छी लाइन है ना, कितनी अच्छी लाइन लिखते हैं रिटर कि हमें अगर जो पृथ्वी के नियमों के बारे में जानना है तो हमें पृथ्वी से खुद ही पूछताछ करनी चाहिए कि उसके नियम कैसे हैं। तो ये स्टेटमेंट किसका है, कार्ल रिटर का है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर मैंने स्टार बना के अंडरलाइन किया हुआ है। रिटर के अनुसार भूगोल कुर्सी पे बैठे बैठे कमरे में पढ़ने पढ़ाने यहाँ देखिए, रिटर के अनुसार भूगोल कुर्सी रिटर के अनुसार भूगोल कुर्सी में बैठे बैठे कमरे में पढ़ने पढ़ाने का विषय नहीं है, बल्कि क्षेत्र में शुद्ध अवलोकन प्रेक्षण द्वारा किया करते रहे। अवलोकन प्रेक्षण क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। प्रेक्षण होते हैं जैसे कहते हैं ना, मतलब सॉरी, अवलोकन होता है ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण का मतलब होता है कि एक तरीके से प्रैक्टिकली करना किसी चीज़ को, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना प्रेक्षण करके ये रिजल्ट निकला है, प्रैक्टिकली टेस्ट करके ये रिजल्ट निकला है। तो प्रेक्षण द्वारा कार्य करते नियम रूपांतर निरूपण करने का विज्ञान है। मतलब रिटर अपने क्या बोलते हैं कि ज्योग्राफी कमरे में बैठे बैठे पढ़ने पढ़ाने का विषय नहीं है। कैसा विषय है, बल्कि कुर्सी पे बैठे 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 कमरे में पढ़ने का विषय नहीं है। ठीक है, कुर्सी में बैठे बैठे रिटर के अनुसार भूगोल कुर्सी में बैठे बैठे कमरे में पढ़ने का विषय नहीं है, बल्कि शुद्ध अवलोकन प्रेक्षण द्वारा कार्य करने का है। खुद तो रिटर इस बात को कह रहे हैं, लेकिन रिटर ने कभी ऐसा किया ही नहीं। तो इसलिए इनको रिटर को क्या कहा जाता है, आर्म चेयर भूगोलवेता कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, आर्म चेयर भूगोलवेता। क्लियर, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो आपका ये रिटर का एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ एक दो लाइन और एक्स्ट्रा है रिटर के बारे में पढ़ने के लिए। यहाँ पर देखिए जो मैंने अंडरलाइन करके लिखा हुआ है, रिटर क्या लिखते हैं, रिटर कहते हैं कि पृथ्वी को मनुष्य के घर स्वरूप देखते हैं। कौन, रिटर। रिटर पृथ्वी को मनुष्य के घर की तरह देखता है कि मनुष्य का घर है, परंतु वह पृथ्वी की केवल बाह्य पपड़ी आउटर शेल को ही भौगोलिक अध्ययन का क्षेत्र मानता है, समूची पृथ्वी को नहीं। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि मनुष्य का घर पृथ्वी के रूप में किसने देखा, कार्ल रिटर ने। लेकिन कार्ल रिटर की सबसे बड़ी कमी क्या है कि वो आउटर शेल जो है ना अर्थ की, बाहर की जो हिस्सा है, सिर्फ उसी को ज्योग्राफिकल स्टडी का एरिया मानते हैं। ये नहीं कि हम पूरी अर्थ का ही स्टडी करें। तो ये बात किसकी कही जा रही है, कार्ल रिटर की। अर्धकुंडे के बारे में क्या है कि जर्मन शब्द है, मैंने आपको बताया था अर्धकुंडे, इसका तात्पर्य क्या होता है। देखिए पूछ सकते हैं कि अर्धकुंडे का मतलब क्या है एग्जाम में। अर्धकुंडे का मतलब होता है पृथ्वी और उसके निवासी पारस्परिक सहभागी रूप से वर्तमान में और उसमें से किसी एक के बिना दूसरे को नहीं समझा जा सकता। यानी अर्धकुंडे क्या है, वो बुक है जो ये बताती है कि पृथ्वी और उसके निवासी आपस में एक दूसरे से सहभागी रूप से रह रहे हैं और
अगर जो हमें इनमें से किसी को भी समझना है, पृथ्वी को और या उनके निवासियों को, तो एक को दूसरे के बिना समझा नहीं जा सकता। ये वाली बात किस में कही गई है? अर्धकुंडे बुक में कही गई है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट वाला देखिए, अपने लेखों में रिटर ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि पृथ्वी का निर्माण मनुष्य के लिए हुआ है, जैसे शरीर का निर्माण आत्मा के लिए हुआ है। शरीर का निर्माण आत्मा के लिए हुआ है, वैसे ही पृथ्वी का निर्माण मनुष्य के लिए हुआ है। ये बात कौन कहता है? कार्ल रिटर कहते हैं। प्राकृतिक ग्लोब मानव मात्र के लिए बना है। ठीक है, जो पृथ्वी है वो मानव मात्र के लिए बनी है और किसी के लिए नहीं बनी। ये बात कौन कहते हैं? कार्ल रिटर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी का ये जो स्टेटमेंट है कार्ल रिटर का ये वाला स्टेटमेंट है ना, पृथ्वी का निर्माण मनुष्य के लिए हुआ है, जैसे शरीर का निर्माण आत्मा के लिए। प्राकृतिक ग्लोब जिसे पृथ्वी कहते हैं, है ना, मानव मात्र के लिए बनी है और किसी के लिए नहीं बनी। ये कौन कहता है? मतलब कार्ल रिटर कहते थे। ठीक है, एक ये वाली लाइन याद रखिएगा आप, और ये ऊपर अर्धकुंडे वाली बात। ठीक है, तो आपको ये क्लियर आपका हो जाएगा और इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाद में अगर कुछ रह जाता है तो हम कोशिश करेंगे कि मिसलेनियस वीडियो में डिस्कस कर सकें। ओके।